हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस के साथ साथ एडुटेरिया का भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। और अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मीठापन के लिए मानव जीवा का यानी कि जीव का संवेदनशील भाग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नोक यानी कि टिप। मानव जीव के नोक में मीठी स्वाद कलिकाएं होती हैं, जबकि कड़वी स्वाद कलिकाएं जो है वो पीछे के भाग में मौजूद होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक फल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। केला, आम, आलू बुखारा और अनानास ये सभी वास्तविक फल नहीं हैं, इन्हें असत्य फल भी कहते हैं। वास्तविक फल वो होते हैं जो फूल के निषेचित अंडाशय से बने होते हैं, जैसे तरबूज, नींबू, चेरी, ब्लूबेरी आदि। अगला प्रश्न है, हींग को पौधे के किस भाग से निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हींग को पौधे के जड़ से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, ओट्स यानी कि जई पौष्टिक होता है क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। लोहा, रेशा, फास्फोरस तथा प्रोटीन ये सभी ओट्स में भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नाशय जो है वो बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, नर यौन हार्मोन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक नर हार्मोन है। अगला प्रश्न है, पालक एक उत्कृष्ट स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। विटामिन ए, विटामिन के, लौह तत्व तथा मैग्नीज इन सभी का एक उत्कृष्ट स्रोत है पालक। अगला प्रश्न है, सोने जागने के चक्र के लिए निम्न में से कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीनियल ग्रंथि जो है वो सोने और जागने के चक्र के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वसा भंडारण हार्मोन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन जो है वो मुख्य वसा भंडारण हार्मोन है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में प्राकृतिक अलार्म सिस्टम के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोर्टिसोल जो है वो तनाव की स्थिति में प्राकृतिक अलार्म सिस्टम के रूप में कार्य करता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के को वसा में घुलनशील विटामिन माना जाता है तथा विटामिन बी तथा सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, भारतीय आंवला किसका भरपूर स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी का। आंवला जो है वो विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। अगला प्रश्न है, ग्रेगोर मेंडल ने आनुवांशिकता के सिद्धांत की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मटर पर प्रयोग करके। 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर प्रयोग करने के बाद ग्रेगोर मेंडल द्वारा आनुवांशिकता का नियम दिया गया था। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो संक्रामक बीमारी एवं उसके कारणों का अध्ययन करती है कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महामारी विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन डीएनए के 4 क्षारकों में से एक नहीं है? यूरेसिल डीएनए के 4 क्षारकों में से एक नहीं है। डीएनए के 4 क्षारक होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अगला प्रश्न है, ऑर्निथोफिलस फूलों में परागन का अभिक्रमक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षियाँ। ऑर्निथोफिलस पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पक्षियों के माध्यम से फूलों का परागन होता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पौधे के अंकुरन में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्रेलिन जो है वो पौधे के अंकुरन में सहायक होता है। ऑक्सिन फलों की वृद्धि में मदद करता है। इथिलीन फलों को पकाने से संबंधित है तथा साइटोकिनिन बीजों में निष्क्रियता को तोड़ता है। अगला प्रश्न है, कुछ लोगों में समय पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, वे पीड़ित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पैतृक रक्तस्राव या फिर हीमोफीलिया से। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं को डैश भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्वियोली। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई को एल्वियोली कहते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त रस निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। पित्त रस जो है वो यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, अंधनाल सीकम निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बड़ी आंत का भाग है। अगला प्रश्न है, विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा की अधिकता के कारण विल्सन रोग होता है। अगला प्रश्न है, टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अमीनो अम्ल निम्न में से किसका मुख्य अवयव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, एस्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्तचाप को मापने के लिए एस्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तथा स्टेथोस्कोप का प्रयोग शरीर के भीतर मुख्यतः हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉड लीवर ऑयल में विटामिन सी नहीं, विटामिन डी, विटामिन ए तथा ओमेगा 3 वसा अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रतौंधी। विटामिन रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टेकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन बी को थायमिन, अभी मैंने बताया विटामिन ए को रेटिनॉल तथा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B1 को थायमिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में संचित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में जमा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन डी संग्रहित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वसामय उत्तकों में। वसामय उत्तकों में विटामिन डी संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उत्तक शरीर के विभिन्न भागों को एकीकृत करते हैं और अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी उत्तक जो है वो अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन भूख को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घ्रेलिन जो है वो भूख को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, डीएनए संरचना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विरज्जुकीय कुंडली। डीएनए मनुष्य और लगभग सभी जीवों में वंशानुगत पदार्थ होता है। किसी व्यक्ति के शरीर की लगभग हर कोशिका का डीएनए एक जैसा होता है। डीएनए में जानकारी 4 रासायनिक क्षारकों से बने कोड के रूप में संग्रहित होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जोड़ा होता है। अगला प्रश्न है, द्राक्षा कृषि विटिकल्चर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगूर उगाने का विज्ञान।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 120/80। 120 सिस्टोलिक तथा 80 डायस्टोलिक होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य से तेज नाड़ी या हृदय गति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षिप्र हृदयता यानी कि ट्रैकीकार्डिया। अगला प्रश्न है, सामान्य नाड़ी या हृदय गति से धीमी गति के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेडीकार्डिया। अगला प्रश्न है, ग्लोसाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जीव को। ग्लोसाइटिस रोग जो है वो जीव में सूजन को दर्शाता है। ग्लोसाइटिस रोग की स्थिति में जीव में सूजन, रंग में परिवर्तन तथा उस पर एक अलग स्वरूप विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है, पशुओं के जीवाणु रोगों में निम्न में से कौन सा जो मनुष्य में संचरणीय होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, एंथ्रेक्स, रेबीज तथा ब्रूसिलोसिस। ये तीनों रोग जो है वो मनुष्यों में संचरणीय होता है पशुओं द्वारा। अगला प्रश्न है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लार में टाइलिन मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख गुहा से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुष्प के नर प्रजनन अंग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुंकेसर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क या फिर सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में स्वेद या पसीना का घटक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। सोडियम क्लोराइड, लैक्टिक अम्ल, यूरिया तथा अमीनो अम्ल, ये सभी जो है वो मानव पसीना के घटक हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 600:1। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का जमाव एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रोम्बिन। रक्त का जमाव थ्रोम्बिन एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद माता द्वारा उत्पादित और स्रावित पहला दूध क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलोस्ट्रम। जन्म के बाद स्रावित मां का पहला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट ऊतकों में जमा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट ऊतकों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तेल में लिनोलेइक अम्ल नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नारियल के तेल में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दांत और हड्डियों के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नींद की बीमारी तथा कालाजार ये दोनों प्रोटोजोआ के कारण होता है। एस्कारियासिस और टेनियसिस ये दोनों जो है वो वर्म के कारण होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, धनु स्तंभ या टेटनस और कुकुर खांसी पर्टुसिस रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है, हड्डियों के ट्यूमर को इस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा के रूप में जाना जाता है हड्डियों का ट्यूमर। अगला प्रश्न है, कोशिका का खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में हुआ था दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 25 जुलाई 1978 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कोशिकाओं का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम को कोशिकाओं का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में निम्नलिखित के किसके परिवहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन के परिवहन के लिए, और जाइलम जो है वो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, प्याज और लहसुन की विशिष्ट तीखी गंध निम्न में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंधक की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, अस्थि मृदुता किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी के कारण होती है। इसको ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पायरिडॉक्सिन प्रतिपिंड के उत्पादन में सहायता करता है जो मौजूद होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। सैल्मन, खमीर, पनीर और अंडे, ये सभी जो है वो प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के उत्पादन में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के लिए पोटेशियम की औसत दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वस्थ वयस्क पुरुषों के लिए पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा 3400 मिलीग्राम प्रतिदिन तथा स्वस्थ वयस्क महिलाओं के लिए 2600 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन के शरीर के किस अंग में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ी आंत। विटामिन के जो है वो बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न है, प्राणी शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु को। प्राणी शास्त्र का जनक अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, रंध्र मैग्नम निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खोपड़ी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। पोटेशियम और नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, लोहा, तांबा, मोलिब्डेनम तथा क्लोरीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका प्रतिरक्षी उत्पादन में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी लिम्फोसाइट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के कारण उद्योगों के स्थान को निषेध प्रतिबंधित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित टाइगर रिजर्वों में से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। यह टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के 5 जिलों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सीटू संरक्षण के लाभ हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। समग्र दृष्टिकोण की नीति प्रबंधन करने में आसान, जीव का जीवन चक्र स्वाभाविक रूप से प्रगति करता है तथा स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, छोटे घास के पौधों द्वारा पत्तियों के किनारों पर स्थित छिद्रों से बूंदों के रूप में पानी छोड़ना कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुटेशन। पौधों के द्वारा बूंदों के रूप में पानी छोड़ना गुटेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका कुल क्षेत्रफल 2 वर्ग मील है। यह अंडमान निकोबार में स्थित है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, ओरानस अलौकिक ग्रुव्स या पवित्र उपवन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान का। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का उच्चतम से निम्नतम तक सही क्रम ज्ञात करें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, SF6, PFC, CH4 यानी कि मीथेन तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मूलक और उत्प्रेरक द्वारा ओजोन को नष्ट नहीं किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों ओजोन के लिए प्रबल अपक्षयी मूलक हैं। हाइड्रोक्सिल मूलक, क्लोरीन मूलक, नाइट्रिक ऑक्साइड मूलक तथा ब्रोमीन मूलक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोप 24 जो है वो कटोविस में आयोजित किया गया था, फिजी में नहीं। बाकी सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1987, 1887 में। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग रिपोर्ट, जिसे हमारा साझा भविष्य भी कहा जाता है, 1887 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में किया था। अगला प्रश्न है, हरित अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रीन इकोनॉमी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, Rio+20 शिखर सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, ग्रिड गेम राजनीतिक लोक लुभावन आंदोलन को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगल बचाओ आंदोलन से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को पर्यावरणीय मामलों के प्रभावी निपटान के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, गहन पारिस्थितिकीय यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्नी नेस के द्वारा। 1973 में अर्नी नेस ने गहन पारिस्थितिकीय यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित बायोम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि भूमि। कृषि भूमि मानव जनित और प्राकृतिक बायोम है जिसमें वर्षा जल, चारागाह और शुद्ध जल शामिल है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था का नारा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, ए और बी जो है वो सही हैं तथा सी और डी वो गलत हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा जैविक विविधता रेमंड एफ डैशमैन द्वारा प्रतिपादित की गई थी। भूमध्य रेखा की ओर जैव विविधता घटती नहीं है, बढ़ती है। संरक्षित प्रकृति क्षेत्र बाह्य स्थाने एक्स-सिटू संरक्षण का उदाहरण है। ये एक्स-सिटू का नहीं, इन-सिटू का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2003 में। भारत जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का एक हस्ताक्षरकर्ता है और 23 जनवरी 2003 को इसकी पुष्टि की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपेन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम में। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सबसे बड़ा वन प्रतिशत वाला देश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुयाना। वन प्रतिशत की दृष्टि से गुयाना में 77.4% वनावरण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन वर्षावन को पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन विश्व के 20% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है।
अगला प्रश्न है, भारत में बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी तथा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत में पहला टाइगर रिजर्व था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की संकेंद्रण बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सतत विकास से। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा एजेंडा 21 कार्य योजना को मूर्त रूप दिया गया था। इसमें 172 देश शामिल थे। एजेंडा 21 की घोषणा 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करके की गई थी। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। अगला प्रश्न है, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण की समस्या से लड़ने का एक औजार है। इसके माध्यम से कुछ दूरी पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वहित मल यानी कि सीवेज में। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि स्तर को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 80 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की आवाज़ इंसानों के लिए सबसे अच्छी होती है। WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्यतः निम्न में से किस गैस के द्वारा होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदाता देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्य रूप से स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो मानक किसके लिए डिजाइन किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी जल में बीओडी की अधिकता इंगित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीवेज द्वारा प्रदूषित होना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अर्थ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। भूमि, जल, वायु, पादप और जीवों की प्राकृतिक दुनिया जो उनके आसपास मौजूद होती है। संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक प्रणाली जो परस्पर संबंधित होती है तथा कुछ जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों घटक शामिल होते हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव मंडल क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरियार। पेरियार को छोड़कर सभी बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, SDG 6। अगला प्रश्न है, सतत कृषि का अर्थ होता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि का उपयोग करने के लिए ताकि इसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत ने भूमि क्षरण तटस्थता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो पानी बचाव से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फसल बायोमास अवशेषों को जलाने से वातावरण में निम्न में से क्या मुक्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बायोमास अवशेषों को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन तथा सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक दल ने अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले ओजोन छिद्र की खोज की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश टीम। ब्रिटिश दल ने 1985 में पहली बार टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 65%। मानव शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ों में रक्त प्रवाह द्वारा अवशोषित किया जाता है, फिर कोशिकाओं में ले जाया जाता है जहां एक विस्तृत परिवर्तन प्रक्रिया होती है। मानव शरीर के लगभग 65% भाग में ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वृक्क का कार्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीबॉडी का उत्पादन। एंटीबॉडी कोशिका में एंटीजन द्वारा निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राइट रोग मानव शरीर को किस अंग में प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किडनी। ब्राइट रोग को यूरीमिया भी कहा जाता है जो वृक्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो कान में होती है। अगला प्रश्न है, नोस्कापिन प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पोस्ता से। अगला प्रश्न है, उत्क्रांति का उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूगो डी व्रिस द्वारा। ह्यूगो डी व्रिस को उनके उत्क्रमित का उत्परिवर्तन सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उनके अनुसार नई प्रजातियां निरंतर विविधताओं से नहीं बल्कि विविधताओं के अचानक प्रकट होने से बनती हैं, जिसे उन्होंने उत्परिवर्तन का नाम दिया। अगला प्रश्न है, स्तनधारी श्वसन करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फेफड़ों से। अगला प्रश्न है, वायु में निम्न में से किस घटक की मात्रा श्वसन की प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो श्वसन की प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मलेरिया रोधी दवा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये सभी जो है वो मलेरिया रोधी दवाएं हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कपास का सबसे छोटा घटक बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खनिज लवण। खनिज लवण जो है वो कपास में 0.20% होता है, जबकि सेल्यूलोज जो है वो 91% होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतःक्षेपण का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बरसात के मौसम में लकड़ी के दरवाजे की सूजन, पानी में बीजों की सूजन, मिट्टी के तेल में रबड़ की सूजन तथा पानी में किशमिश की सूजन, ये सभी जो है वो अंतःक्षेपण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फा ड्रग का आविष्कार डगमंक ने किया था, जबकि अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन का इस्तेमाल सबसे पहले जे बर्जीलियस ने किया था। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है वो प्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी। भंडारण के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
प्राणी वसा में पाए जाने वाले वसायुक्त अल्कोहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोज जो है वो एक शर्करा है, जबकि दूध में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है, संवेदनहारी यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफॉर्म ये संवेदनहारी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मकड़ी का जाल निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन का। मकड़ी का जाल प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेयॉन जो है वो सेलुलोज फाइबर से प्राप्त होता है, संशोधित स्टार्च नहीं है। अगला प्रश्न है, इस तथ्य की खोज किसने की थी कि पौधों और पेड़ों में भी जीवन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जेसी बोस ने। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने पता लगाया था कि पौधों और पेड़ों में भी जीवन होता है। अगला प्रश्न है, पेपरमिंट में निम्न में से किस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्तों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पाचक रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को सक्रिय करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो है वो पाचक रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को सक्रिय करता है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।